तो हेलो स्टूडेंट्स, हेलो बच्चों, नवाबा यूट्यूब चैनल के बोर्ड आभा सेक्शन में आपका स्वागत है। तो मैं इकोनॉमिक्स का आपका ले रहा था, तो पार्ट वाइज मैंने मॉडल सेट पेपर 2 का मैं ले रहा था सोल्यूशन, है ना। और सभी का करवा दिए थे लगभग, लेकिन मेरा पार्ट 4 तक आया हुआ था सेट 2 का। तो हम यहाँ से पार्ट 5 लेके आएंगे। पार्ट 4 तक तो मैंने करवा दिया और शायद 53 नंबर क्वेश्चंस तक आपको करवा दिए हैं, है ना। तो चलिए 53 भी एक बार करवा दूंगा और उसके बाद उसके नीचे शायद करवाना है हमको, है ना। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करवा देते हैं और वीडियो को थोड़ा लाइक किया कीजिए यार आप लोग, उससे थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है, मोटिवेशन मिलती है हमें, है ना। थोड़ा आप समझा कीजिए कि कम से कम आपको लाइक करने में कुछ जाता नहीं है, तो कम से कम लाइक क्या कीजिए और वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए अपने दोस्तों के बीच, है ना। तो चलिए अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर कीजिएगा, है ना। तो चलिए यहाँ पे सॉल्यूशन हम करवा देते हैं और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे मैं इसका पीडीएफ डालने वाला हूँ, है ना। तो पार्ट 5 आज मैं डाल दिया हूँ, तो इसके बाद मैं वहाँ पे इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा, है ना। तो एक बार यहाँ पे आप लाइक कर लीजिए और उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना है, तो उस टेलीग्राम ग्रुप का नाम भी मैं बता देता हूँ, बोर्ड आभा जैकबोर्ड। बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं, तो बोर्ड आभा जैकबोर्ड में जुड़ जाएँ, है ना। इसका लिंक भी मैंने नीचे दे दिया, लेकिन लिंक से अगर नहीं जुड़ पाते हैं, नीचे वीडियो के नीचे लिंक भी दिया है, अगर नहीं जुड़ पाते हैं तो नाम लिख के सर्च कीजिएगा बोर्ड आभा जैकबोर्ड। तो चलिए हम 53 में से आगे चलते हैं और क्वेश्चन शीट दिखाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने यहीं पे क्वेश्चन लिख दिया। तो देखिए बैंक दर किसे कहते हैं। थोड़ा ये वीडियो फास्ट रहने वाला है, थोड़ा सा आप अपने से पढ़ लीजिएगा और नोट जरूर करते जाइएगा, है ना। तो देखिए बैंक दर किसे कहते हैं। बैंक दर वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक अपने सदस्य बैंकों के प्रथम श्रेणी के व्यापारिक बिलों की पुनर्कटौती करता है और उन्हें ऋण देता है। अर्थात बैंक दर वह दर है जिस दर पर केंद्रीय बैंक व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है ना। जो जिस रेट पर ऋण देता है वही आपका बैंक दर कहलाता है। उसके बाद देखिए 54 में क्या पूछ रहा है कि सीमांत उपभोग की प्रवृत्ति को परिभाषित कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा आप इसको ध्यान पर रखिएगा। सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आय में परिवर्तन होने से उपभोग में होने वाले अंतर का अनुपात है। याद रखिएगा, आय में जब अंतर होता है तो क्या होता है, उपभोग में भी अंतर होता है। आप 5 रुपये से 8 रुपया कमाने लगे, तो आप पहले आप बात के माने मैं बता रहा हूँ, तो सुनिए ध्यान से। तब बात के माने 2 केजी आप चना खाते थे शाम को भूंज के, तो आपको तो जैसे ही आय बढ़ जाएगा तो आपको फुटानी भी बढ़ जाएगा। रो भाषा में बोले तो आप समझ रहे होंगे, फुटानी बढ़ जाना कहने का मतलब है कि आपकी विलासतापूर्ण जीवन भी बढ़ती जाएगी। मैं मतलब रो भाषा में समझा रहा था, आप इसको थोड़ा सा लेमन की भाषा में, तो आप इसको थोड़ा सा अच्छा वे में लीजिएगा। तो आपको फुटानी बढ़ गया तो आप क्या 2 केजी की जगह 3 केजी अपने फैमिली के साथ लाइएगा चना, है ना, मिल बांट के खाइएगा। तो क्या हुआ, आप अपने विलासता में बढ़ा रहे हैं। समझ में आया। मैं थोड़े से मजाक में बताया तो ताकि आपको समझ में आ जाए। तो देखिए वही लिखा हुआ है कि गृहस्थ जीवन या जिसे उपभोक्ता भी कहते हैं, उपभोग का खर्च बढ़ा देता है आय बढ़ने पर। देख रहे हैं, ऐसा उपभोक्ता तब तक करता है जब तक कि आय उपभोग के बराबर नहीं पहुंच जाती। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए उपभोक्ता खर्चा ना करके जमा करने लगता है। उसके बाद देखिए जब ये हो जाता है, जैसे ये हो जाता है, उपभोक्ता खर्चा ना करके अपना पैसा जमा करने लगता है। लेकिन ये बताइए अगर आप अब सुनिए, मैं इसको अच्छे से समझा दे रहा हूँ कि आप बात के माने 3 केजी आपका चना खा सकते हैं। बात के माने आप डेली 250 ग्राम मैंने बहुत बता दिया, 50 ग्राम चना भूंज के खाते हैं। मैं जो बता रहा हूँ समझिए ध्यान से। तो मैं रॉ में ले रहा हूँ कि 3 केजी आपका मतलब कि 1 महीने में खपत है, 1 मंथ में, ठीक है। लेकिन आपका आय कम था तो आप 2 ही केजी में काम चलाओगे, है ना। 50 केजी की जगह 30 ग्राम में ही काम चलाओगे, 50 ग्राम की जगह 30 ग्राम में ही काम चलाओगे। लेकिन याद रखिए कि आपका आय कितना भी बढ़ जाए, आप 50 ग्राम से ज़्यादा तो नहीं ठूसने लगिएगा, ठीक है। तो 3 केजी के बाद आप अपना क्या करेंगे, आय को बचत करने लगेंगे। उसके बाद उपभोग नहीं बढ़ाएंगे, ठीक है। तो वो आपको बचत होने लगेगा, वही एक ये पे दिखा रहा है। अब आपको समझ में आ गया होगा। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत हम यह मानते हैं कि उपभोक्ता अपनी आय को या तो खर्च करता है या बचाता है। और MPS यहाँ पे प्लस होगा, छूट गया है, MPS प्लस क्या होता है, MPC = 1 होता है। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया कि एक जगह पहुंच जाइएगा। जैसे 3 केजी मैंने यहाँ बताया कि आपका खपत होना चाहिए, उससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते चना का। आय कम था तो 2 ही केजी में आप काम चलाते थे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 3 केजी करके आप काम चलाइएगा। उसके बाद आप कितना भी है तो आप भूंजा नहीं खाइएगा उससे ज़्यादा, तो वो आपका वहाँ पर पहुँच जाने के बाद। सरकारी बजट से क्या आशय, चलिए देख लेते हैं कितने प्रकार की होती है। बहुत ही आसान है। वित्तीय वर्ष के दौरान मदों के अनुसार, है ना, अनुमानित प्राप्तियों एवं व्ययों को दिखाया जाता है। भारत में वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च तक माना जाता है। मतलब देख समझ रहे, 1 अप्रैल इस साल का, अगले साल का 31 मार्च तक, मतलब 1 साल का समय आया ना। 31 मार्च यहाँ पे अप्रैल, APRI जो भी है, तो 1 साल का समय आया। केंद्रीय सरकार के वार्षिक वित्तीय विवरण को संघीय बजट कहा जाता है। देखिए बजट 2 प्रकार के होते हैं, राजस्व बजट और पूंजीगत बजट। इन दोनों के बारे में भी डिटेल से पढ़ लीजिएगा, परीक्षा में आती हैं। अब देखिए मुद्रा की विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है।
डबल स्टार मार लीजिएगा। मुद्रा के कार्य, मुद्रा की विशेषताएं हर बार आता है। कोई वस्तु जो विनिमय करती हो मुद्रा कहलाती है। आपको पहले पता होगा कि पहले वस्तुओं से विनिमय किया जाता था, है ना, आदान प्रदान किया जाता था, वस्तु का अदला बदली होता था, लेकिन वो विनिमय पदार्थ मतलब वो विनिमय प्रणाली हटकर अब क्या आ गई, मुद्रा से आपका विनिमय हो जाता है। तो क्या होगा, जो वस्तु से विनिमय करती है मुद्रा कहलाती है। मुद्रा के विभिन्न परिभाषाओं के अध्ययन से मुद्रा की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती है। तो एक बार आप इनको पढ़ लीजिएगा, बहुत ही लेंदी मैंने कर दिया ताकि आपको कम से कम 3-4 याद रहे। ज़्यादा मार्क्स का आएगा, जैसे 4 मार्क्स का, तो आप ज़्यादा नंबर लिख पाओगे, है ना। तो एक बार देख लीजिए, सामान्य स्वीकृति मतलब सभी जगह ये स्वीकृति होती है, सभी जगह, है ना। देखिए, मुद्रा देश के सभी नागरिकों द्वारा बिना आनाकानी के सीधे आपको स्वीकार कर लिया जाता है। तो एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। राज्य द्वारा निर्माण दिया हुआ है कि मुद्रा का निर्माण राज्य सरकार करती है, समझ में आ रहा है। पत्र मुद्रा के निर्माण में तो यह आवश्यक है कि इसके निर्माण का एकाधिकार सरकार को हो व किसी वस्तु को मुद्रा घोषित कर सकती है। कुछ देशों में इस कार्य का भार सेंट्रल बैंक को सरकार द्वारा थोप दिया गया है ना। तो सरकार क्या करती है, सेंट्रल बैंक को ये कहीं कहीं पे थोप देती है। उसका अगला देखिए, मूल्य संचय का साधन। मुद्रा के द्वारा क्रय शक्ति को भविष्य के लिए संचित रखा जा सकता है। आप अपने पैसे को 500 रुपये जमा रखते हैं तो उसका रेट नहीं गिर जाता है, भले बाद में बहुत दिनों के बाद लोगे तो पूरा महंगाई आ जाती है, वो मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि आप कम सामान खरीद पाओगे, लेकिन ये 500 रुपया पैसा नहीं है कि फिर अब उसका काम ही नहीं आएगा आगे के दिनों में। मतलब आप रखे हैं तो उसका 2 साल बाद भी इसको खर्च कर सकते हैं। इसका करने का मतलब ये है, भविष्य में आवश्यकता अनुसार इसे खर्च किया जा सकता है, यहाँ पे लिख दीजिएगा, या व्यय किया जा सकता है। ह्रास के तत्व का अभाव देखिए, मुद्रा में ह्रास होने का भय नहीं रहता। अभी मैंने बताया यही बात, जिसमें घिसावट तथा मूल्य ह्रास की समस्या उत्पन्न नहीं होती। नोटों के फट जाने पर भी साधारण लागत पर इनका नवीकरण हो जाता है, बैंक जमा ले लेती है, किंतु यह भी व्यय जनता को नहीं सरकार को सहन करना पड़ता है। नगण्य उत्पादन लागत एक बार पढ़ लीजिए। मुद्रा का उत्पादन व्यय नहीं के बराबर होता है ना। और मुद्रा की मांग एवं महत्व की तुलना में उसकी कागज और छपाई पर बहुत कम व्यय होता है। आपको पता होगा इस पर जब खर्च होता है बनाने में वो बहुत कम होता है। वो ऐसा नहीं कि 5 रुपये का नोट, 5 रुपये का सिक्का है तो उसको बनाने में भी 5 रुपये पक्का पक्की लगा होगा। 100 रुपये का नोट है तो 100 रुपये का नोट बनाने में 100 रुपये सरकार को लगा होगा, नहीं, उससे कम लगता है, बहुत ही कम लगता है। वो आपका एक प्राइस यहाँ पे क्या किया है, पूरे बाजार को सौंपा गया है, मुद्रा का विनिमय का साधन बनाया गया है। मुद्रा का विनिमय मूल्य होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, वही पूर्ति मूल्य लगभग 0 होने पर मुद्रा का विनियोग मूल्य बहुत अधिक होता है। उसके बाद देखिए, अपने आय में मुद्रा व्यर्थ होती है। एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, काफ़ी लंबे लंबे हैं, आप समझ सकते हैं खुद भी। प्रतिस्थापन लोच का अभाव है, तो एक बार पढ़ लीजिए, काफ़ी लेंदी हो जाएगा, एक बार पढ़ देता हूँ ऐसे ये वाला। मुद्रा में प्रतिस्थापनीय लोच का अभाव होता है, चाहे मुद्रा की मांग बहुत अधिक भी हो जाए किंतु इसे किसी अन्य वस्तु से प्रतिस्थापित नहीं किया जा सकता। अब उसके बदले में ये नहीं है कि आप मुद्रा के बदले में गेहूँ से आप क्या करेंगे, बदल लीजिएगा। यदि चावल का अत्यधिक मूल्य बढ़ जाए तो लोग गेहूँ खा सकते हैं, किंतु मुद्रा की मांग बढ़ने पर मुद्रा का ही प्रयोग होता है, याद रखिएगा, है ना। ये नहीं कि आप मुद्रा की जगह दूसरा चीज़ देके सामान खरीद सकते, नहीं। अंतिम वस्तु तथा मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर, ये भी स्टार क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। और मॉडल पेपर से मैं लाने वाला वीडियो की मॉडल पेपर से आपको कितना % भिड़ सकता है वो वीडियो मैं आज ही लाऊंगा, आज या कल तक, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। कैसे आपको मॉडल पेपर से तैयारी करनी है आपको परीक्षा की, वो भी मैं वहाँ पे बताऊंगा। तो देखिए, अंतिम वस्तु क्या है एक बार देख लीजिए। यहाँ पे पूछा गया है अंतिम वस्तुओं और क्या पूछा गया है, मध्यवर्ती वस्तुओं में अंतर। तब अंतिम वस्तुएं क्या है, ये कच्चे माल के रूप में उपयोग नहीं की जा सकती, ये आपका प्रोडक्शन, आपका उत्पादन हो चुका है ना, ये उत्पादन सीमा रेखा को पार कर चुकी है, लिखा हुआ है। इन वस्तुओं की पुनः बिक्री नहीं की जाती है। इन वस्तुओं के अंतिम मूल्य में कोई मूल्य वृद्धि अब नहीं की जा सकती। बात के माने पहले आप टायर लाए थे तो उसका रॉ मटेरियल में आप क्या लाए थे, इस बात के माने रबड़ लाए थे, तो रबड़ का मूल्य वृद्धि किए हैं आप 80 रुपये का रबड़ लेके आए और टायर की कीमत जो है बनने के बाद, प्रोडक्शन के बाद कितना हो जाती है, 420 हो गई, बात के माने कर रहा हूँ। तो 80 रुपये से मूल्य वृद्धि करके आप कितना किए, 420, है ना। लेकिन अब इसका मूल्य वृद्धि में वृद्धि नहीं होगा, 420 आप इसका मार्केट का रेट ला चुके हैं, तब इसमें कोई तरह का मूल्य वृद्धि करना बाकी नहीं रह गया है, ठीक है, कंपनी के अनुसार मैं बता रहा हूँ। तो इनका मूल्य वृद्धि नहीं की जानी है। इन वस्तुओं के अंतिम मूल्य को राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है, ठीक है। अब अगला देख लीजिए, मध्यवर्ती वस्तु वे हुई, जैसे कि अभी मैंने बताया कि रबड़ लाया गया है और उस पर अभी काम चल रहा है, तो ये मध्यवर्ती वस्तु हो गया। इन्हें कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है, देखिए लिखा हुआ है, ये उत्पादन सीमा रेखा को भी पार नहीं किया हुआ है। सेकेंड में इन वस्तुओं की पुनः बिक्री की जाती है ना। अभी आप रबड़ लीजिएगा, फिर बेचिएगा, फिर क्या कीजिएगा, है ना, इसकी बिक्री अभी होती रहेंगी इधर से उधर। इन वस्तुओं की मूल्य में वृद्धि की जानी है। इन वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। आसान है, बहुत ही आसान है, याद रहेगा। राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं, राष्ट्रीय आय का आर्थिक विकास में क्या योगदान है।
राष्ट्रीय आय का अर्थ और परिभाषा और विशेषताएं यहाँ दे दी गई। एक अर्थव्यवस्था में एक वर्ष में पैदा सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है जिसकी गणना दोहरी गणना के बिना की जाती। दोहरी गणना कभी भी नहीं की जाती, ठीक है। वो एक तरह से त्रुटि उसको कहा जाता है एक तरह से हिंदी में, और इंग्लिश में आप बोल सकते हैं यहाँ पे आपका क्या हो गया, किसी तरह का मिस्टेक हो गया जिससे कि आप गणना दोबारा कर दिए तो उसको हटाया जाता है एक तरह से, है ना। यह गणना प्रचलित कीमतों पर की जाती है तथा इसमें विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन सम्मिलित की जाती है। आय की विशेषताएं यहाँ पे दिया गया है ना। आर्थिक विकास में क्या इसका विशेषता है यहाँ पे देख लीजिए, आय की विशेषताएं एक बार पढ़ लीजिएगा, है ना। और उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्रीय और आर्थिक विकास में क्या संबंध है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार मैंने यहाँ पर लिख दिया है, राष्ट्रीय आय की अर्थव्यवस्था में आर्थिक प्रगति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देता है। राष्ट्रीय आय एवं आर्थिक विकास में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। उच्च प्रति व्यक्ति आय वाला देश निम्न प्रति आय वाला देश की अपेक्षा क्या माना जाता है, विकसित माना जाता है। हम पता होगा आपको कि हमारा इंडिया जो है, भारत है, वो जहाँ का प्रति व्यक्ति आय जो है बहुत कम है ना। तो इसी कारण इंडिया को गरीब देश कहा जाता है। चाहे इंडिया का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा भी है और यहाँ का बजट बहुत ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ का बजट 5वां सबसे बड़ा बजट है पूरे वर्ल्ड में, शायद मैं अगर गलत ना हूँ तो ऐसा नहीं, 4th या 6th नंबर या 5-6 के लगभग में है। ऐसा नहीं कि 5वां नंबर में सबसे अमीर देश है, क्योंकि यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। टॉप 50 में भी हमारा देश नहीं आता है, ठीक है, अमीरी के मामले में। तो आप समझ रहे होंगे बजट बड़ा रहने से ये नहीं कि हमारा देश अमीर है, इसका बहुत ही अलग अंतर है। अगर कोई देश का आपको देखना है कि कितना अमीर है, कितना सामर्थ्यवान है, कितना विकसित है, तो उसका ये देखा जाता है प्रति व्यक्ति आय उस देश की, ठीक है। अधिक आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है जिससे उपभोग के लिए अधिक मात्रा में समय उपलब्ध होती है। अगर ज़्यादा कमाइएगा तो आप ज़्यादा वस्तुओं की विलासतापूर्ण जीवन जिंदगी जी सकते हैं। इससे अधिक आर्थिक कल्याण में वृद्धि होती है। इसके विपरीत राष्ट्रीय आय में कमी से किसी देश के आर्थिक कल्याण में कमी आ जाती है। आप अपने आर्थिक मदों जो आपको रोजाना मदद की ज़रूरत है, जैसे कि आपका हॉस्पिटल में खर्च है, एजुकेशन में खर्च है, वो आप सारी आप नहीं उठा पाओगे तो आप क्या हो जाओगे, गरीब देश कहलाओगे। जिसमें उपभोग के लिए कम मात्रा में, देखिए वही चीज़ बार बार लिखा गया है। अब जिसका देश की अर्थव्यवस्था तथा आर्थिक विकास में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, वही सारी चीज़ें पढ़ लीजिएगा। केंद्रीय बैंक की परिभाषा दे और इनके कार्यों की व्याख्या कीजिए। स्टार मार लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है, ठीक है। संपूर्ण ये बहुत लंबा मैंने लिख दिया है ताकि आपको अगर लेंदी भी आए तो आप लेंदी लिख सकोगे। कि 10 चीज़ मैंने बता दी तो 10 चीज़ में आपको 5-6 चीज़ तो याद रहेंगी ही रहेंगी, इसलिए मैं इसका थोड़ा लेंदी कर दिया हूँ। तो एक बार आप पढ़ लीजिएगा, मैं कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। संपूर्ण केंद्रीय बैंक देश का सर्वोच्च बैंक है जो देश की संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को नियंत्रित करता है। इस बैंक का कार्य अल्प विकसित देशों के संदर्भ में आर्थिक विकास के कार्य को संभव बनाना होता है। यह बैंक देश में सभी प्रकार के नोट छापता है। यह सरकार के बैंक पर कार्य करता है तथा मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है। सारी चीज़ आपको समझ में आ रही होंगी। केंद्रीय बैंक की कोई पर सर्वमान्य परिभाषा नहीं है, इसकी परिभाषा इसके कार्यों पर निर्धारित है। इसका कार्य एक बार आप पढ़ लीजिएगा, है ना। क्या मुख्य कार्य, एकाधिकार है, सभी नोट जारी करने का काम यही करते हैं, आप देख पा रहे होंगे। ये सारी चीज़ आप पढ़ लीजिए एक बार। नोट जारी करती है, आप नोट कर सकते हैं, या इसका PDF मैंने दे दूंगा मैं, क्या होता है टेलीग्राम पे। सरकार का बैंक इसे कहा जाता है, पूरी अच्छी तरीके से एक बार पढ़ लीजिए इसको, है ना। और उसके बाद देखिए बैंकों का बैंक इसे कहा जाता है, आपको पता होगा, है ना। तो इसे बैंकों का बैंक कहा जाता है। क्या लिखा हुआ है, केंद्रीय बैंक के देश के अन्य बैंकों के लिए बैंकर का कार्य करती है ना। अगला देखिए लिखा हुआ बैंकों का निरीक्षण, सभी बैंकों का निरीक्षण के काम करती है। क्या कहते हैं, इन्विजिलेटर जैसा काम करता है निरीक्षण का काम, उसी तरह से ये भी काम करता है बैंकों का निरीक्षण करके। तो यहाँ तक मैंने आपको बता दिया कि ये निरीक्षण का कार्य करती है सभी बैंकों का, है ना। वाणिज्यिक बैंकों का लाइसेंस भी जारी करती है, देश के विभिन्न भागों को तथा विदेशी में वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं खुलवाकर उसका विस्तार भी करती है। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि अंतिम ऋणदाता है, अगर बैंक को कहीं से भी ऋण नहीं मिलता है तो ये ऋण देने का काम भी करती है। केंद्रीय बैंक अंतिम ऋण दाता के रूप में काम करती है। अगर कहीं से भी ऋण प्राप्त ना हो तो केंद्रीय बैंक केंद्रीय बैंक से वो ऋण की मांग करते हैं और वो देते भी हैं। देश के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षक, जो भी विदेश से मुद्रा आती है कोषों का संरक्षण करता है, पढ़ लीजिएगा। अन्य कार्य भी आप देख लीजिए, जो इसके अलावा जो अन्य कार्य हैं, बैंक कुछ केंद्रीय बैंक इसके अलावा भी कुछ काम करती है, जो इस प्रकार है, देखिएगा। कृषि वित्त है, कृषि के अनुसार कई देशों के केंद्रीय बैंक जैसे भारत का रिजर्व बैंक कृषि के विकास के लिए साख सुविधाओं की व्यवस्था भी करता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन, केंद्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक तथा अन्य सम्मेलनों में अपने देश का प्रतिनिधित्व करता है ना। मुद्रा तथा बिल बाजार, केंद्रीय बैंक मुद्रा तथा बिल बाजार संगठित करने का कार्य भी करता है। फटे पुराने नोटों को वापस ले लेता है।
अब देखिए अंतिम क्वेश्चन जो बचा हुआ है, भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने के कारणों को बताना है। तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन यहाँ पे मैंने बता दिया है, देख लीजिए। जब किसी देश में आयातित कुल सेवाओं और वस्तुओं के मूल्य निर्यात की जाने वाली कुल सेवाओं और वस्तुओं के मूल्य से अधिक होता है तो इसे प्रतिकूल भुगतान संतुलन कहा जाता है। ठीक है, जितना भी आयातित हुआ है कुल सेवा, आयातित मतलब कहीं से लाना है ना पैसे देकर, तो कुल सेवाओं और वस्तुओं का मूल्य निर्यात की जाने वाली जो यहाँ से भेजा गया है ना, कि मूल्य से अधिक होता है, ज़्यादा का आप सामान खरीद के लाते हैं तो इसे प्रतिकूल भुगतान संतुलन कहा जाता है। इस देश की अर्थव्यवस्था के लिए इसे ठीक नहीं माना जाता, इसीलिए सभी देश क्या चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं निर्यात कर सकूं। एक देश के, आज चाइना इतना आगे है, चीन, तो चीन इसी के कारण है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा निर्यात करने वाला देश है। एक देश के भुगतान संतुलन में असंतुलन के प्रमुख कारण निम्नलिखित होते हैं, है ना। प्रतिकूल यहाँ पे देख लीजिए, आर्थिक विकास कार्यक्रम, आर्थिक विकास हेतु अर्धविकसित देशों को बड़ी मात्रा में पूंजी आयात करना पड़ता है तथा विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करनी पड़ती है। जैसा कि हमारे भारत को भी करना पड़ता है, काफ़ी चीज़ों को मंगाना पड़ता है। जो भी छोटे देश होते हैं वो बड़े देशों से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करने के लिए, हॉस्पिटल के मेडिसिन के लिए बाहर के देशों पर क्या रहना होता है, डिपेंडेंट होना पड़ता है, जिसके कारण हमारे आयतों में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है और अतः भुगतान संतुलन इनके प्रतिकूल हो जाता है। निर्यात मांग में परिवर्तन हो जाता है। विकासशील देशों के भुगतान संतुलन प्रतिकूल होने का एक कारण यह है कि पहले विकसित देश कच्चे माल, खाद्यान्न आदि का आयात विकासशील देशों से किया करते थे, परंतु अब वह इन वस्तुओं का स्वतः उत्पादन करने लगे हैं। ठीक है, इससे भी होता है। और देखिए जनसंख्या में वृद्धि, जो कि आपको पता है बहुत ही आसान है, जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण हमको और भी ज़्यादा निर्यात करना पड़ जाता है सभी को मांग को पूरा करने के लिए। विकसित देशों द्वारा आयात प्रतिबंध लगा दिया जाता है। जो मजबूत देश होते हैं वो क्या करते हैं, प्रतिबंध लगा देते हैं। वर्तमान समय विकसित देशों ने अनेक कारणों से अपने आयातों के ऊपर प्रतिबंध लगाने पर आरंभ कर दिए। देखिए वही चीज़ लिखा हुआ है। इसके अथवा में एक और क्वेश्चन है कि गुणक तथा बचत की सीमांत प्रवृत्ति के संबंध की क्या करना, व्याख्या करना है। तो आय में परिवर्तन से निवेश आय में परिवर्तन का अनुपात गुणक कहलाता है। ये वाला याद रखिएगा, गुणक किसे कहते हैं, जो आपका आय में परिवर्तन हुआ उससे निवेश आय में जो परिवर्तन होता है उसी को, अनुपात को गुणक कहा जाता है। गुणक आय और रोजगार सिद्धांत में निवेश के महत्व को स्पष्ट करता है। तो यहाँ से देखिए, यहाँ के संबंध को मैंने यहाँ पे दिखा दिया, तो एक बार देख लीजिएगा यहाँ पे फॉर्मूले के साथ, आय में परिवर्तन बटे विनियोग में परिवर्तन। ठीक है, और गुणक सीमांत उपभोग प्रवृत्ति पर निर्भर करता है। उपभोग सीमांत प्रवृत्ति एमपीसी या सीमांत बचत प्रवृत्ति एमपीएस का ज्ञान होने पर गुणक का अनुमान लगाया जा सकता है। और ये फॉर्मूला भी आप देख लीजिए, है ना। तो इस तरह से मैंने जितने भी थी इस प्रकार, यदि एमपीएस 1 का गुणक अनंत होगा, यदि एमपीसी 0 होगा। ये पे बट्टा में अगर 0 आ जा रहा है तो देख रहे होंगे कि एक 1 - 0 क्या होगा, 1 होगा। लेकिन एमपीसी जब 1 हो जाता है तो 1 - 1/0 क्या होता है, इक्वल टू इन्फिनिटी होता है। जिनको मैथ का ज्ञान होगा वो सारी चीज़ें समझ पा रहे होंगे, है ना। तो यही चीज़ें यहाँ पे अच्छे से लिखी हुई है, तो एक बार पढ़िएगा। वही चीज़ें जो यहाँ पे दिखाई गई वही चीज़ें लिखी हुई है। जब एमपीसी 0 होता है तो गुणक 1 होगा, और इसी प्रकार एमपीसी 1 होगा तो अनंत होगा एमपीसी, है ना। ठीक है, तो के क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा गुणक। तो इस प्रकार मैंने यहाँ पे आपके सारे मतलब कि पार्ट यहाँ से कंप्लीट कर दिया हूँ। इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करवा दूंगा, देख लीजिएगा आप वहाँ जाके, कल तक मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को जरूर से अपने दोस्तों के बीच जरूर शेयर करें, इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। मैं बार बार कहूँगा दोस्तों के बीच जरूर शेयर किया कीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए। और हमारे आपके आने वाले आगामी एग्जाम के लिए ढेर सारी शुभकामनाएँ हमारी तरफ से। धन्यवाद।